क्लास 12 विद्युत रसायन का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और विद्युत रसायन के चैप्टर के अंदर हमने एक टर्म पढ़ी है विद्युत अपघटन की क्रिया। विद्युत अपघटन की क्रिया के अंदर हम लोग देखते हैं विद्युत अपघटन की क्रिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। विद्युत अपघटन के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब हम किसी विद्युत अपघटनीय विलयन के अंदर विद्युत का प्रवाह करते हैं, विद्युत अपघट्य जो रहता है, यहाँ पर विद्युत अपघट्य रहता है, विद्युत अपघट्य और का विलयन है ये विद्युत अपघट्य का विलयन। भले ही हम लोग वहाँ पर जलीय विलयन ले सकते हैं, सपोज अपनों ने NaCl लिया था और इसको हम लोग जब इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं तो प्लस इलेक्ट्रोड जो रहता है ये तो काम करता है इसके अंदर एनोड का विद्युत अपघटन की क्रिया के अंदर, और ये करता है यहाँ पर काम कैथोड का। अब क्या होता है जब हम इसके अंदर विद्युत का प्रवाह करते हैं तो यहाँ पर जैसे सपोज NaCl को जैसे हम लोग इसके अंदर डालते हैं तो ये दो भाग में कन्वर्ट हो जाता है, Na प्लस और Cl माइनस। मतलब हर विद्युत अपघट्य के अंदर दो पार्ट होगा, एक तो प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। तो जो प्लस वाला भाग रहता है वो इसकी ओर मतलब कैथोड की ओर जाता है, माइनस की ओर जाता है। कारण क्या रहता है कि इसके ऊपर प्लस आवेश होता है। यहाँ पर जाकर वो क्या करता है, यहाँ पर अगर हम लोग इस रिएक्शन को देखें तो कैथोड पर जाकर ये क्या करेगा, कैथोड पर माइनस है, कैथोड पर हमेशा अभिक्रिया जो होती है वो होती है अपचयन की अभिक्रिया होती है। मतलब ये यहाँ पर Na प्लस इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यहाँ पर क्या बना देता है, Na सॉलिड बना देता है। ठीक है, यहाँ पर ये एज ए लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो लिक्विड फॉर्म में इसने इसको ग्रहण किया इलेक्ट्रॉन को और ये यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में चला गया। कहने का मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रोड है इस इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन डिपॉजिट हो चुका है, सोडियम डिपॉजिट होगा। क्यों डिपॉजिट होगा, क्योंकि इसके ऊपर इसको कंडीशन मिल रही है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, माइनस आवेश इसको मिल रहा है, यहाँ से ये डिपॉजिट हो जाता है। अब हमारा नियम, पहला नियम यही से चालू होता है, विद्युत अपघटन की क्रिया के अंदर इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा कितनी होगी, वह अमाउंट कितना जो इसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है उसको समझने के लिए हम लोग देख रहे हैं पहला नियम। अब दो कंडीशन पर है, पहला इसके दो फैराडे के दो नियम है, पहला नियम है और दूसरा नियम है। दूसरा नियम क्या कंडीशन है कि अगर अपने पास में इलेक्ट्रोलाइट ही चेंज कर दी अपनों ने, उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो उसको हम लोग देख लेंगे बाद में। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं विद्युत अपघटन की क्रिया से संबंधित इसका पहला नियम किस प्रकार से होता है। तो विद्युत अपघटन से पहला नियम होता है कि किसी इलेक्ट्रोड, विद्युत अपघटन की क्रिया में हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि विद्युत अपघटन की क्रिया में, विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ, अब ये दोनों इलेक्ट्रोड है ना प्लस और माइनस, तो दोनों में से किसी पर डिपॉजिट होगा तो किसी पर गैस अगर बन रही है तो गैस की मात्रा के लिए भी हम लोग लिख सकते हैं कि यही उसके लिए भी जानकारी रहेगी। तो मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा जिसको हम लोग दर्शाते हैं m से, मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। क्या समानुपाती है, m समानुपाती q, विद्युत आवेश की जो मात्रा है उसके समानुपाती हो गई है ये। तो m समानुपाती q होता है। m अगर वापस वही बात करते हैं, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड था, इसके ऊपर हमारे पास में NaCl के डिपॉजिट से यहाँ पर इसके ऊपर Na की मात्रा चिपक रही है। तो Na की कितनी मात्रा इसके ऊपर चिपकेगी, जाकर जमा होगी, डिपॉजिट होगी, उसके लिए लिख रहे हैं अपन। तो m इक्वल टू यहाँ पर लिख देंगे इक्वल टू, तो समानुपाती का चिन्ह हटाने पर हमें एक स्थिरांक लगाना पड़ता है, z लिखते हैं उसको, और q है, q के लिए भी हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं क्वांटिटी की। q जो रहता है, q क्या है, वो है I इंटू टी, विद्युत धारा की परिभाषा से हम लोग इसको लिखते हैं q इक्वल टू I इंटू टी। और z अपने पास में हो गया, वो z इक्वल टू क्या हो रहा है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ये एक नई टर्म है तो हम लोग इसको लिखेंगे विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इसको कहा जाता है। ठीक है, m इक्वल टू z I इंटू टी। तो ये हम अपने पास में फॉर्मूला हो जाता है कि इससे हम लोग IOT के थ्रू विद्युत प्रवाहित करने पर कि कितनी मात्रा में ये डिपॉजिट होगा। ठीक है, अब Z के लिए यहाँ पर विद्युत रासायनिक जो तुल्यांक रहता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक को भी परिभाषित कर देते हैं। विद्युत रासायनिक तुल्यांक एक शर्त के ऊपर डिपेंड कर जाता है कि वो शर्त क्या होती है कि यदि हम लोग क्या करते हैं, यदि 1 एम्पियर की विद्युत धारा, यहाँ पर I क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। यदि 1 एम्पियर विद्युत धारा
विद्युत धारा 1 सेकंड तक किसी विद्युत अपघटन की क्रिया में प्रवाहित करते हैं तो, ठीक है, कितने समय तक प्रवाहित किया अपनों ने? 1 सेकंड तक प्रवाहित की 1 एम्पीयर की विद्युत धारा, तो मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, की मात्रा को ही क्या कहेंगे? मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा को ही विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। ठीक है, ये मुक्त हुए जो पदार्थ की मात्रा है, इस पदार्थ की मात्रा को ही हम लोग क्या कहेंगे? इसको ही अपन विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब M = Z 1 × 1 मतलब क्या हो गया? यहाँ पर एक और एक, इन दोनों की क्वांटिटी को एक कर दिया, तो यहाँ पर M = क्या हो जाएगा? Z हो जाएगा। मतलब कि यदि इनकी क्वांटिटी एक कर दी जाए, एम्पियर में विद्युत धारा की मात्रा एक कर दी जाए और 1 सेकंड तक इसको प्रवाहित किया जाता है, तो M जो रहता है मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा ही Z हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका पहला नियम रहता है। इस पहले नियम से संबंधित जो जानकारियाँ हैं, इससे संबंधित कभी छोटे मोटे कोई सवाल पूछे जा सकते हैं, तो वो सवाल भी अपने को ध्यान में रखने रहते हैं। Z का मात्रक जरूर देख लेते हैं यहाँ पर कि Z का मात्रक क्या है। Z का मात्रक हो जाएगा M / I × T। I का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था? M / Q/T × T। इसको काट देने पर हो जाएगा M/Q, और M मतलब क्या है? पदार्थ की मात्रा है, तो इसको हम लोग ग्राम में लिख सकते हैं। ग्राम / Q मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पर कूलाम हो रहा है, तो ये इसका मात्रक हो जाता है। Z का मात्रक ग्राम प्रति कूलाम। तो ये प्रथम नियम है। द्वितीय नियम को अब हम लोग देख लेते हैं। अब हम देखते हैं द्वितीय नियम। फैराडे से संबंधित द्वितीय नियम है, विद्युत अपघटन से संबंधित फैराडे का द्वितीय नियम को अब हम लोग देख लेते हैं। इस नियम, पहले नियम के बारे में एक बार थोड़ा सा ध्यान लगा लेते हैं कि पहले नियम में अब तूने पढ़ा था कि किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की जो मात्रा रहती है, किसी इलेक्ट्रोड पर सपोज कि कोई सा भी पदार्थ मुक्त हो रहा था, या इसके ऊपर निकलने वाले गैस जो है उसकी मात्रा जो रहती है वह डिपेंड करती है कि इसके अंदर विद्युत का प्रवाह कितना किया जाता है। तो विद्युत के प्रवाह के ऊपर डिपेंड कर रही थी। M समानुपाती Q, M = यहाँ पर हो जाएगा ZINT। I मतलब विद्युत धारा की मात्रा, और T मतलब क्या हो रहा था? वहाँ पर समय हो रहा था, कितने समय तक हम लोग डालें। अब शर्त हो गई अपने पास में, अब थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हो गई। सिचुएशन ये चेंज है कि पहले हमने विद्युत धारा की मात्रा को यदि चेंज किया था तो मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा चेंज हो रही थी। कि जैसे कि अपनों ने अगर 2 एम्पियर की विद्युत धारा डाली और सपोज कि यहाँ पर 1 ग्राम पदार्थ डिपॉजिट हो रहा था, अगर अपनों ने 4 एम्पियर की डाली है, यहाँ पर विद्युत धारा डाल दी 4 एम्पियर की, तो यहाँ पर जो मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा है हो सकता है उसके अंदर वृद्धि हो जाए और 3 ग्राम हो जाए। तो इसके ऊपर डिपेंड करती है कि इसकी क्वांटिटी कितनी हो रही है। इसके बढ़ने के ऊपर इसकी क्वांटिटी डिपेंड कर रही थी। टाइम के ऊपर भी डिपेंड कर रहा था कि टाइम है इसके अंदर, अगर अपनों ने टाइम जो है वो चेंज कर दिया, अगर ऐसी स्थिति में टाइम चेंज कर देंगे तो टाइम चेंज कर देने पर भी इसकी मात्रा में क्या होगा? बदलाव होगा। लेकिन विद्युत अपघट्य एक ही है। अब यहाँ पर अगर अपनों ने क्या कर दिया? विद्युत अपघट्य बदल दिया। विद्युत अपघट्य सपोज अपनों ने ले लिया कॉपर सल्फेट, एक विद्युत अपघट्य लिया। दूसरा विद्युत अपघट्य अगर हम लोग देखें तो दूसरा विद्युत अपघट्य सपोज अपना ले लिया सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट हो गया। तीसरा प्रकार का जो विद्युत अपघट्य है वो कह रहे हैं सपोज अपन जिंक सल्फेट है, तो ये जिंक सल्फेट हो गया। इसके अंदर अगर अपने इलेक्ट्रोड डाले और इलेक्ट्रोड डालने पर इन सब के अंदर हमने समान अमाउंट में विद्युत का प्रवाह किया, तीनों के अंदर समान अमाउंट में विद्युत का प्रवाह किया। समान अमाउंट में मतलब कि जैसे कि यहाँ पर अपनों ने 2 एम्पियर की विद्युत धारा डाली है, ठीक है, और टाइमिंग भी उसका फिक्स ले लिया कि जैसे 5 सेकंड तक डाली, ठीक है, तो 5 सेकंड तक अपनों ने 2 एम्पियर की विद्युत धारा इसमें भी डाली, इसमें भी डाली, उसमें भी डाली। अब किसके अंदर डिपॉजिट होने वाले पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होगी या कम होगी, इससे संबंधित नियम है। तो इससे संबंधित नियम ये कहता है कि जिसके लिए जिसके लिए तुल्यांकी भार का जो मान रहेगा, जिस पदार्थ का तुल्यांकी भार अधिक होगा उसमें
उसमें मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा क्या हो जाएगी, अधिक होगी। जैसे कॉपर है तो कॉपर का तुल्यांकी भार क्या होगा, कॉपर के ऊपर 2+ आवेश है तो जो भी इसका अणुभार रहेगा, तुल्यांकी भार का फॉर्मूला हो जाता है अपने पास में कि तुल्यांकी भार किसको कहेंगे अपन, तुल्यांकी भार मतलब होता है अपने पास में अणुभार या परमाणु भार। यहाँ पर परमाणु है तो परमाणु लिख देते हैं, परमाणु भार बटे उसके ऊपर क्या संयोजकता रहती है, तो परमाणु भार बटे संयोजकता तुल्यांकी भार कहलाता है। अब कॉपर है तो कॉपर का जैसे यहाँ पर तुल्यांकी, कॉपर पानी में जाने के बाद में या विलयन जब ये बनता है तो कॉपर 2+ आवेश बनाता है। सिल्वर जो रहता है ये सिल्वर प्लस आवेश बनाता है, और उसी तरह से जो जिंक रहता है इस जिंक का आयन बन जाता है, यहाँ पर जिंक 2+ आयन बनता है। फ़र्क क्या पड़ रहा है कि जब हम लोग इसके अंदर देखते हैं तो कॉपर का जो परमाणु द्रव्यमान रहता है वो 63 रहता है। 63 में डिवाइड करेंगे हम लोग 2 का, तो 2 का डिवाइड कर देने पर इसकी जो मात्रा आएगी 31.5 इसकी मात्रा आ जाएगी। इसका मान 30.15 आ गया। ये क्या इसका तुल्यांकी भार है, ठीक है। सिल्वर का जो वेट रहता है, परमाणु द्रव्यमान रहता है वो रहता है 108। इसमें 1 का भाग लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा। ये इसका क्या हो गया, 108 क्या हो गया इसके अंदर, इसके लिए तुल्यांकी भार हो गया सिल्वर के लिए, ठीक है। इसके लिए तुल्यांकी भार क्या लिखा था अपनों कॉपर के लिए, ये कॉपर के लिए लिख दिया अपनों ने। और यहाँ पर जिंक के लिए देखेंगे तो जिंक का जो भार रहता है वह रहता है 65। तो 65 में 2 संयोजकता है, 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 32.5। अब 32.5 क्या हो गया, इसका तुल्यांकी भार हो गया जिंक के लिए। अब हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि किस में पदार्थ की मात्रा ज़्यादा अमाउंट में लिबरेट होएगी, कौन सा विद्युत अपघट्य का जो धनायनिक भाग है वो कौन सा सबसे ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा होगा। तो इसके अनुसार अगर हम लोग देखें तो इसके अनुसार आप लोगों को दिख रहा है जिसमें अमाउंट ज़्यादा है, तो जिसका अमाउंट सबसे ज़्यादा है वह, जिसके लिए तुल्यांकी भार सबसे ज़्यादा रहेगा वह उसके ऊपर जल्दी से ज़्यादा मात्रा में लिबरेट आउट होगा जब हम इसके अंदर समान प्रबलता की विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित करते हैं। तो अब इसका नियम भी यही है, नियम ये बनता है कि अगर हमने इन विद्युत अपघट्यों के विलीनों को कैसा कर रखा है, श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है, और इधर की साइड पर बैटरी से इसको जोड़ दिया, यहाँ पर जो भी है प्लस माइनस हम लोग एक परिपथ बना देते हैं इसके अंदर। तो ये श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद में जब हम इनको देखते हैं विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्यों के विलीनों में, जब हम इसका प्रवाह देखते हैं तो वह पदार्थ ज़्यादा मात्रा में डिपॉजिट होगा जिसके अंदर तुल्यांकी भार का मान ज़्यादा होता है। अब हम लोग इसको नियम के अनुसार लिख देते हैं कि किस प्रकार से इसको लिखना क्या है, इसको नियम लिखना है। तो नियम को हम लोग लिख देते हैं कि विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्यों के विलयन में समान प्रबलता की विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित करने पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, इसको हम लोग W के रूप में लिख देते हैं कि मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार को E लिख देते हैं अपन के समानुपाती होती है। मतलब हम लोग लिख रहे हैं इसको कि W समानुपाती E, और इसको सोल्व करेंगे तो W इक्वल टू हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर कोई स्थिरांक लगाएंगे क्योंकि ये जब भी ये वाला साइन हटता है तो इसके लिए हम लोगों को स्थिरांक लगाना पड़ता है इनटू E। और अगर हम लोग लिखें इसको W अपॉन E इक्वल टू ये क्या हो जाता है, स्थिरांक हो जाता है। तो ये तो हमने कॉमनली लिखा है। अगर ये एक से ज़्यादा प्रकार के हैं तो W1 समानुपाती E1, ये एक प्रकार के विद्युत अपघट्य के लिए W1 डिवाइड बाई E1 ये क्या हो जाएगा, स्थिरांक हो जाएगा। दूसरा प्रकार का विद्युत अपघट्य ले लिया अपनों ने, तो दूसरे प्रकार के विद्युत अपघट्य के लिए
W2 E2 और W2 डिवाइड बाई E2 इक्वल टू, ये फिर क्या हो जाएगा, स्थिरांक हो जाएगा। और इन दोनों को अगर हम लोग देखें एक साथ में लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं W1 अपॉन E1 इक्वल टू W2 अपॉन E2, और W के बेस पर इसको लिखना चाहेंगे तो W1 अपॉन W2 इक्वल टू E1 अपॉन E2। तो इन फॉर्मूलों से हम लोग इसका कभी एक से ज़्यादा कोई प्रकार के पदार्थ अपने पास में विद्युत अपघट्य हैं तो उनका निर्धारण हम लोग इस सूत्र से कर सकते हैं। तो ये विद्युत अपघटन से संबंधित फैराडे का द्वितीय नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम होते हैं ये दोनों नियम। अच्छे से इसको समझ लिया होगा आपने।